Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद पॉल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं पॉल थॉटम। International Monetary Fund says trade conflicts between United States and its trading partners are an increasing threat to global economic growth. Government doubles import duty on over 50 textile products, including jackets, suits and carpets, to 20%. And domestic stocks gain more than 0.5% amid mixed global markets. Sensex surges 196 points, Nifty climbs 71 points. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अमेरिका और उसके व्यापारिक साझीदारों के बीच व्यापार संबंधित तनाव वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। सरकार ने जैकेट और सूट और कालीन समेत 50 से अधिक कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क दोगुना कर 20% कर दिया है। और वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स 196 अंकों के उछाल पर बंद हुआ। निफ्टी 71 अंकों की तेजी में रहा। आज की पहली खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अमेरिका और उसके व्यापारिक साझीदारों के बीच व्यापार युद्ध से विश्व की आर्थिक वृद्धि दर के लिए खतरा बढ़ रहा है। वैश्विक संभावनाओं पर अपनी ताजा वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि में अस्थिरता बढ़ रही है और वृद्धि के लिए खतरे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की दर का अब के अपने स्तर से नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। आईएमएफ ने आगाह किया है कि व्यापार को लेकर तनाव बढ़ने से वित्तीय बाजारों की स्थिरता को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कहा कि वे बाजारों में और उथल-पुथल के लिए तैयार रहें और इसे सहने की अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए बाजारों का मजबूतीकरण करें। क्या कहेंगे आप उदयन, ये जो आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि जो व्यापार युद्ध की जो ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं अमेरिका और बाकी देशों के बीच, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है ग्लोबल ग्रोथ के लिए, इससे आप कहां तक सहमत हैं और ये कैसे प्ले आउट करेगा? आगे हम क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं? देखिए, सबसे पहला ये तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, ये कमेंट्री है, ये इसके जो लक्षण हैं वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट ट्रेड वॉर्स में होता है वो करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट, करेंसी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट है। एक वॉलेटिलिटी हो, फंड्स फ्लो में वॉलेटिलिटी आगे पीछे होना, और इसके अलावा जो एरिया जो ऑलरेडी आपको इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और वो बढ़ता चला जाएगा, वो कमोडिटी मार्केट्स है। तो आप देखेंगे जो कमोडिटी की सप्लाई हो रही है, जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये जो बहुत इवॉल्व्ड इकोनॉमीज नहीं है, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट इसका ज्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है, जहां अगर करेंसी इस केस में जहां पे डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, दो चार चीजें सीधी होती जा रही हैं। आपके इंपोर्ट बिल आपका वहां पे प्रेशर बन रहा है, और जो आपकी फॉरेन डेट है, मान लीजिए कॉर्पोरेट डेट है, उसमें आपकी लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही। तो ये एज इफ इसका जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट तो ठीक ठाक चलिए अब्जॉर्ब कर लेंगे आपके, शायद एट सम पॉइंट नेगोशिएशन शुरू हो जाएगा। तो जो सेकेंड ऑर्डर जो स्प्रेड आउट जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा खतरनाक। जैसे बम जब गिरता है तो वो
इमीडिएट इम्पैक्ट से लोगों का कैजुअलिटी नहीं होता, जो श्रैपनेल्स होते हैं, जो उसके लोहे और कांच के टुकड़े होते हैं, उससे कैजुअलिटी ज्यादा होती है। तो सेकेंड ऑर्डर जो इम्पैक्ट है वो इस केस में बहुत मायने रखता है। जो एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम देख रहे हैं कि चाइना ने यूएस के अगेंस्ट मामला दायर किया है इन्हीं ट्रेड टैरिफ्स को लेकर इंपोर्ट्स पर। रशिया ने यूएस के अगेंस्ट दायर किया है, इवन इंडिया ने यूएस के अगेंस्ट किया है, यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट किया है। तो आपको लगता है कि WTO की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है, और कहां तक आपको लगता है कि WTO एक रोल प्ले कर पाएगा इस स्थिति को रिजॉल्व करने में ताकि एक स्थिरता लौटे? देखिए, सबसे बड़ा आयरनी ये है कि अमेरिका पूरे दुनिया को WTO में घसीट के लेके गया। आपको याद होगा कि सन 93-94 के आसपास डंकल ड्राफ्ट, ये वो, फिर WTO हुआ। वो उसमें ये था कि अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर से आप अलग हो जाओगे। अब उल्टा कहा जा रहा है, अमेरिका ये कह रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पहले तो घसीट के आप लेके गए पूरी दुनिया को वहां पे, अब आप ये कह रहे हैं कि WTO में मेरे को विश्वास नहीं है। तो ये थोड़ा सा आयरॉनिकल एंड रिडिकुलस, वो एक एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें चक्कर ये है कि वहां पे झगड़ा है, वो तो चलता रहेगा, रेजोल्यूशन होता जाएगा, पर इम्पैक्ट तो इमीडिएट होगा। अगर आप करेंसी का जो है, कमोडिटीज का है, दूसरी जो चीजें हैं, उनके इम्पैक्ट पहले होते हैं। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, होते होते तो वो टाइम लग जाएगा। और मैं आपको ये जरूर पॉइंट आउट करा दूं कि जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज थी 30s में, वही विश्व को एक डिप्रेशन के कगार में कगार नहीं, अंदर लेके चली गई। तो ये जो है, इस पे हम ऐसा नहीं कि पहले किया नहीं है, और ऐसा नहीं कि पहले लोगों ने सफर नहीं किया, पर इसका रिजल्ट ये हमेशा नेगेटिव ही निकला। पर इसकी जो शुरुआत हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं ट्रंप जस्टिफाइड भी हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ये भी कहा कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रही हैं और जो उनका टेक्नोलॉजी थेफ्ट रहा है, उसके खिलाफ ये एक मुहिम उठाई गई है। तो आपको लगता है कि ये एक्चुअली यूएस और चाइना की ही प्रॉब्लम थी और अब पूरा जो विश्व है उसकी चपेट में आ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उनका कहना, आप उनका अगर गौर से देखें, वो ये कह रहे हैं कि हम पिगी बैंक हैं, वो यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अगर बैंक है, हमें सब लूट रहे हैं। और उन्होंने शायद ही कोई देश है जो नामी गामी देश है जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया। या तो EU है, उनको दिक्कत मैक्सिको के साथ भी है, कनाडा के साथ भी है। एक जो संधि हुई थी पैसिफिक वाली, उससे वो निकल के आ गए। नाफ्टा से वो निकलना चाहते हैं, WTO में उनको पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है, ये लोगों को मालूम करने की जरूरत है, क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। Udayan, these alarm bells that monetary IMF has struck on right now, do you think it's too early in the day when you have Mr. Putin and Mr. Trump meeting, and we have to wait for the outcome of that? Oh, these meetings will mean nothing, because the problem is, unlike the stable years of the past, and I mean, compared to the kind of madness and the chaos, every day there's a new piece of information and people are scratching their heads to figure out what's going on. So it's even 3 years before, all that things used to happen, they look like a very nice and rosy picnic, because here you don't know what tweet will come, you don't know what policy will come, you don't know how to reconcile some of these facts. Somebody is, having a fight at one forum and then having a summit in the other. Then you try to add up. Then there is a third on which you have put in sanctions. So go figure. It's not something that you can really model. It's something which is very, very dynamic. उदित, अगर हम भारत की बात करें तो जो ये पूरा ट्रेड टेंशन्स के जो वातावरण है उसमें हम देख रहे हैं कि यूएस ने भारत के कुछ गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। भारत ने भी रिटेलिएट करने की बात कही है। दूसरी तरफ चाइना ने भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं काफी गुड्स, इनफैक्ट कुछ कॉमन गुड्स, सोयाबीन जो भारत से चाइना की तरफ जा रहा है, उस पर उन्होंने
घटा दी है इंपोर्ट ड्यूटी, और अमेरिका से जो सोयाबीन जा रहा है चाइना में उस पर उन्होंने बढ़ा दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो ये पूरा जो सिचुएशन है उसमें इंडिया कहाँ बैठता है, इंडिया को इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे पहले नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो जो लोग यूएस में सप्लाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ शिकायत है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो वहां पे कम मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, वहां पे उनके ऊपर टैरिफ लग रहा है, तो अब वो ढूंढेंगे दूसरा एक मार्केट, और वो कौन सा मार्केट होगा? शायद ही भारत उनकी नजर से पार जाएगा। तो एक डंपिंग का एक डर बैठ जाता है मार्केट में। अनफेयर तरीके से आप एंट्री करके हमारे वहां पे खतरा आ सकता है। दूसरी चीजें हैं जहां पे वो ज्यादा खतरा ज्यादा है, जो बेनिफिट जो आपने कहा कि एक रीअलाइनमेंट हो रहा है कि ठीक है आपने यहां से ले लिया, यहाँ हम लोग मिलके बात करते हैं, मिलके कोऑपरेशन करते हैं, वो भी होता रहेगा। क्योंकि भारत जो चाहती है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स करे वहां पे, और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं कई चीन के। जी, तो वो चाहती हैं, और एक जबरदस्त ट्रेड इम्बैलेंस है। तो भारत के एक्सपोर्ट ये सब करने से वो इम्बैलेंस बहुत ज्यादा चेक तो नहीं होगा, पर कुछ भी अगर हो जाता है शायद फायदे में है। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। कोई भी एक्सपोर्ट निर्यात करने जाता है सबसे पहले वो अमेरिका और ईयू की तरफ देखता है, फिर जापान और दूसरे देश हैं। चाइना को हम लोग वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट उतना नहीं करते हैं। तो अगर हम ये इसके चलते, ये ट्रेड वॉर के चलते थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर जाए, फिर तो वो अलग बात है। पर बाइंग पावर तो यूएस जितना हमें दूसरा किसी मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में मिलेगा नहीं। तो ये फॉरेन जो है नेगेटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव कम होगा। Let's take a story on the textiles industry. The government has doubled import duty on over 50 textile products like jackets, suits and carpets to 20%, aimed at promoting domestic manufacturing. The Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, late last night notified list of textile products on which duties have been hiked to 20%. It has also raised the ad valorem rate of duty for certain items. The imported products which have become expensive include woven fabrics, dresses, trousers, suits and baby garments. Then at this point, you just talked about the negativity of, increasing import duty. But my point is that when we are looking at a more capitalist kind of economy setup, and we want to encourage competition so that we have world standard goods coming out, in a scenario like this, when you start increasing duties and say that this will help the domestic manufacturing, we already have a big population, so we know that we can consume anyways. Now what we need to concentrate is on exports, so that we take care of our deficits and so on and so forth. So what is your opinion with this kind of protectionist advocacy that's being taken place? Well, overall, I mean, let's be realistic. Anything that we consume is not being produced wholly in any country. Okay, no matter what Mr. Trump thinks. Okay, so from a can of something to something else, something is being produced at some place and something else is being produced. So we live in a global world, and if you start messing up things like this, it will impact somebody or the other. So that's number one. And while these the government obviously also has to balance. You have to have capacities for certain things. For instance, I mean, there'll be people who'll argue that, you have a make in India and you're trying to do defense in India, defense equipment, you can save money by importing. But sometimes you need to have these capabilities, because, you cannot, for, that tag of being the topmost arms importer, or importing so much of oil, because if you have alternative energy sources within the country, and you develop the industry, and you internalize, put in some kind of a restriction on imports coming in and make the internal scene develop, those things are required. A country this big
also needs to develop capacity. So it's a balancing act. You have to do it. It will never be perfect. And you'll go through these ups and downs where some people will say, oh, this is a bad idea. So then maybe because we are a developing country, अभी हम एक विकासशील देश हैं, so इसलिए हमारे लिए शायद ये ज्यादा तर्कशील है इस तरह के. देखिए ये तर्क जब था वो कमांडिंग हाइट्स है, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, ये 60s और 50s में चला. उसके चलते वो जब आप थोड़ा सा क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इतनी ओपनड अप नहीं था तब वो था. अब जो है वो स्ट्रेटेजिकली आप खुद को डेवलपिंग कंट्री नहीं कहेंगे, मीडियम इनकम कंट्री कहेंगे. तो वो अगर ऐसा उस ब्रैकेट में जा रहे तो मे बी दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. चलिए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.54% की तेजी से 196 अंकों से अधिक का उछाल दर्ज करता हुआ 36,520 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,000 के स्तर से ऊपर जा पहुंचा. कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में भारी गिरावट के बाद तेल, धातु और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्टॉक्स में भारी बढ़त दर्ज हुई. निफ्टी 0.65% की तेजी से 71 अंक बढ़कर 11,008 पर बंद हुआ. कच्चे तेल की अत्याधिक आपूर्ति से जुड़े डरों के चलते कल कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट आने के बाद बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला, जिससे रुपए में डॉलर के मुकाबले मजबूती दर्ज हुई. व्यापक बाजार की बात करें तो दोनों प्रमुख सूचकांकों का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा. बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.14% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 1.12% की वृद्धि पर बंद हुआ. Benchmark BSE Sensex today rebounded by over 196 points or 0.54% to close at 36,520, while the NSE Nifty settled about the 11,000 level as oil, metal and PSU stocks rallied after a sharp drop in global crude oil prices. Nifty closed at 11,008, climbing 71 points or 0.65%. Sentiments got a boost after global crude oil prices dropped by over 4% yesterday, owing to oversupply fears, helping the rupee to strengthen against the dollar. Among secondary barometers, the BSE mid-cap index rose 2.14% and the small-cap index rose 1.12%. Both these indices outperformed the Sensex. The market breadth indicating the overall health of the market was positive. On the BSE, 1,442 shares rose and 1,123 shares fell. A total of 155 shares were unchanged. Among the sectoral indices on the BSE, oil and gas up 2.2%, metal up 1.9%, and BankX outperformed the Sensex, while the FMCG was down 0.8%, IT down 0.07%, and tech underperformed the Sensex. The rupee today appreciated 12 paise to close at 68 rupees 45 paise against the US dollar. In previous sessions, the rupee closed at 68 rupees and 57 paise. Udayan, what's your take on the way the market has behaved? And, well, the rupee has gained, which is good. I think it's primarily the oil, with a sort of some kind of improvement, perceived improvement in the oil price scene. You would see everything panning out accordingly. I think it's pretty much that. It's not something else in a very big way. That seems to be what seems to have triggered of this. समग्र चर्चा करेंगे, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. तेल की कीमतों में स्थिरता के बीच वैश्विक बाजारों में आज कुछ बाजारों में बढ़त दिखाई दी. उधर फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष बयान देने से पहले डॉलर में कमजोरी बनी हुई थी और अन्य अधिकांश बाजारों में मंदी का रुख था. एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला था. बढ़ने वाले बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई. उधर गिरने वाले बाजारों में चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.6% के नुकसान पर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% लुढ़क कर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में समाचार मिलने तक यहां पर गिरावट का रुख था. लंदन का फुटसी 2% के नुकसान पर था. फ्रांस के कैक में 4% की मंदी चल रही थी और जर्मनी का डैक्स 2% की गिरावट पर था. The S&P 500 yesterday ended slightly lower following a drop in oil prices that weighed on energy shares and offset a jump in financials as Bank of America's results reinforced expectations of a strong U.S. earnings season. Nasdaq Composite also fell as Facebook, Amazon.com and Google parent Alphabet were down more than 1% in after-hours trading. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2% and S&P 500 lost 0.1% and the Nasdaq Composite dropped around
0.3%. और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्री अरविंद पृथ्वी, जो है कंसल्टेंट एंड एडवाइजर अबीरा सिक्योरिटीज के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मिस्टर पृथ्वी। थैंक यू। मिस्टर पृथ्वी, आज जो हमने भारतीय बाजार में बढ़त देखी है, इनफैक्ट बहुत ही व्यापक हमने बढ़ोतरी देखी है, स्मॉल कैप मिड कैप और भी ज्यादा बढ़े हैं। किस तरह से देखते हैं आप? क्या इसमें आप आगे चलकर स्थिरता देखते हैं इस बढ़त में? क्या इसके आप ठोस आधार देखते हैं? See, I feel that we had corrected very sharply, and I would term this, rally in the market as a bounce back. Now, how sustainable this rally is, it will be over a period of time only. How much flows how much of there's a continuous flow of the funds in the market will determine that. मिस्टर पृथ्वी, ऑफ कोर्स इट्स अ बाउंस बैक और पीछे कुछ गिरावट भी थी, लेकिन वी आर वेरी नियर आवर ऑल टाइम हाईज एंड इनफैक्ट अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई को टच किए थे और 11,000 से ऊपर बना हुआ है निफ्टी। सो आपको लगता है कि जो हम अब एक व्यापक बाजार में भी तेजी देख रहे हैं, एक नया एक बुल फेज आया है बाजार में, या ये आपको कुछ अनसर्टन सी एक तेजी लगती है? I still maintain that this is a phase of uncertainty, because yes, we have definitely touched the all-time high on the Sensex, and otherwise, if you look at it, this rally was primarily driven by a rally in the few stocks. That was not a broad-based rally. For any complete, I would say, having a market I would term that the market would be in a bull phase only if there's a broad-based rally. And today's bounce back in the market could be an indicator to it, but it's too early to say that. So मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी जो हम एक बढ़त देख रहे हैं, आपको लगता है कि वहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और अभी वैल्यू बाइंग हो रही है वहां पे? इज इट द स्पेस जहां पे ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज हैं? Yes, I certainly would agree to your hypothesis that these stocks had been beaten down very badly. Of course, they were into an overvaluation zone, but some of the mid-cap and small-cap stocks have become really attractive at these levels. मिस्टर पृथ्वी, जो एलआईसी और आईडीबीआई को लेकर जो अभी डेवलपमेंट हुई है कि एलआईसी को मंजूरी मिल गई है, एलआईसी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है आईडीबीआई में स्टेक खरीदने की, और आईडीबीआई के बोर्ड ने भी सॉर्ट ऑफ इसको वो कर दिया है, एक्सेप्ट किया है। आपको क्या लगता है अभी ये सिचुएशन जो है ये बाजार के सेंटिमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा? I don't think so this should have any impact on the markets per se with regard to this deal, because I don't think so that it has any relevance for either for LIC or for IDBI. It may be relevant for IDBI, but I don't think so it has got much of a relevance for LIC, because whatever investments that they're doing in IDBI Bank is a very, very small portion of their entire portfolio. And I am very positive for this, because eventually what we have seen in the past is that LIC has made decent returns by virtue of its capacity to hold on to the investments for long. So I think it's an ideal opportunity for them, and in the end I think they should make decent money on it. Arvind, we've seen that the oil prices kind of govern most of the market performances across the world. India performing well, while you've seen mixed sentiments in the Asian market, while the European market fell. What is your take? Is the oil the only component that resulted in this kind of play out for all the markets? No, I think, the rally that we've seen today in the oil PSU stocks is more because of, a sentiment, because nothing as such has changed, and we are anticipating a fall in the prices in the international markets. So it's more of an anticipation than any change in the ground reality. और अभी तक जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं मिस्टर पृथ्वी, उनका आपको लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है बाजार पे? आईटी कंपनीज के आए हैं, HUL के 19% राइज इन नेट प्रॉफिट, जो बैंक्स के अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, आई मीन ओवरऑल अभी तक आप कैसे देखते हैं अर्निंग सीजन को? I think the earnings season has been in line with expectations, and that is why we are seeing this kind of a bounce back or kind of a, market touching new highs.
because the market expectation, what the market was expecting from the company's results is in line, and probably that's the reason that we are seeing this kind of a bounce back. और आज जो जेरोम पावेल अपनी वो देने वाले हैं कांग्रेशनल टेस्टिमनी, जिसमें सब लोग उन संकेतों का इंतजार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स वहां पर किस स्पीड से बढ़ाए जाएंगे, आपको लगता है कि ये एक उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो इंडिकेशन देते हैं कि ज्यादा तेजी से बढ़ाए जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स? Interest rates will definitely play a very, very important role going forward for our indices, and more from this perspective, not from this perspective, but the other factors are going to determine how the interest rates move in India. Because if you look at it, a depreciating rupee, high oil prices, retail inflation at almost 4 years high, wholesale inflation at almost quite a high level, elevated levels. I don't think so one can ignore all these negatives. So अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई बढ़ाएगा शायद इंटरेस्ट रेट्स? Yes, certainly. एंड उसका इम्पैक्ट क्या है बाजार के सेंटिमेंट पर? I think it is important one has to realize that not at all points of time high rates are detrimental to the growth. Sometimes I feel that, even if we have elevated interest rates, that could be a trigger for further growth to the, and that's an indication that we are going to be in a growth phase. We are in a growth phase, and I feel that could be positive rather than negative for the markets. Under the present scenario, what is your advice for investors in the domestic market? I would strictly believe that anybody who has a longer term perspective for the Indian markets, irrespective of the risk, one should keep on buying on dips. However, the traders, as a trader, it will be very difficult for me to, comment on anything, because that's anybody's game. Thank you very much, Arvind. That was Arvind Purti, who just joined us. He's an expert stocks analyst and a consultant and advisor with Abira Securities. Global benchmark Brent crude oil hit a 3-month low as worries over supply disruptions eased and the focus moved to increasing production and potential damage to global growth from the US-China trade dispute. Brent crude prices were trading around $72.11 per barrel, while WTI prices were at around $68.17 a barrel. क्या कहेंगे आप, जो तेल की हम कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, कल 4% के करीब गिरावट दर्ज हुई, ये एक हमारे खासकर पूरे विश्व के लिए और खासकर भारत के लिए अगर ये ट्रेंड मेंटेन रहता है तो कितना ये सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? देखिए, हम लोगों का जो आंकड़ा जो हमारे लिए काम करता है वो $60 से $65 है, तो जितना वो वहां उसके आसपास पहुंचता है या उसे नीचे जाता है, हमारे लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। पर इसमें जैसे कि हम जानते हैं, इसमें सप्लाई का सारा गेम है। ओपेक एक कार्टेल है और वहां पे उन्होंने सप्लाई कट्स किया था। फिर ये एक जगह है जहां पे राष्ट्रपति ट्रम्प का ट्वीट काम कर गया, लग रहा है कि जहां पे उन्होंने कमिटमेंट किया कि वो भरपाई करेंगे ईरान का जो सप्लाई कट होने वाला है। तो जितना जितना वो वहां पे हिसाब किताब $65 के आसपास आएगा, उतने हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे जो गणित है, वो ठीक होता जाएगा। Udayan, there is a talk in town that the Putin-Trump meeting was also to draw out lines or battle lines for the way the oil pricing should happen. This is pretty much in the background, but there are stories about this. What is your opinion? What kind of development has happened? Yeah, both of them are energy markets. I mean, Russia is an important energy supply, global supply, and US is an important supply, but they are outside the OPEC. Now, these guys are swing guys, because of US, we saw the kind of fall that happened, and then all that happened, that transpired. Now it's gone the other way. So whatever if they decide on the sidelines is interesting. US can actually, because it's got allies with top producers like Saudi Arabia, so it can influence the market. After President Trump's tweet, there were responses, so he can respond. What Russia can do is they can play with in their interplay with OPEC, they can talk and influence the market. So these are two important. That discussion is happening, it has got an important bearing, no doubt. So they'll be easing out on the volatility of not necessarily, because let's also remember that there are things like
the Saudi company Aramco coming up with an IPO. So those are things that are also playing on the sidelines. चले सराफा बाजार। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य आज 100 रुपए कम होकर 31,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोने में वैश्विक मजबूती के बावजूद स्थानीय आभूषण निर्माताओं और खुदरा व्यापारियों की मांग कमजोर रहने से सोने में ये गिरावट आई। चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में कम हो जाने से चांदी में भी मंदी रही और ये 130 रुपए की गिरावट से 39,820 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर के बाजार में सोना 0.28% की बढ़त से $1,243.70 प्रति आउंस हो गया और चांदी 0.44% की तेजी से $15.83 प्रति आउंस दर्ज हुई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आए उद्यन, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Udyan. Before we close, a reminder of the headlines. International Monetary Fund says trade conflicts between United States and its trading partners are an increasing threat to global economic growth. Government doubles import duty on over 50 textile products, including jackets, suits and carpets, to 20%. And domestic stocks gain more than 0.5% amid mixed global markets. Sensex surges 196 points, Nifty climbs 71 points. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.